सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक्शन, इमोशन, रोमांस और फैंटेसी सब एक ही जगह मिल जाएं। अगर आप एनिमे लवर हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम लेकर आए हैं टॉप 75 हिंदी डब्ड एनिमे जो आपको एक से बढ़कर एक स्टोरीज, पावरफुल कैरेक्टर्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और डिस्कवर करते हैं कुछ मस्ट वॉच एनिमे। कोड गियास की स्टोरी एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में सेट है जहां होली ब्रिटानियन एम्पायर दुनिया के काफी पार्ट्स पे रूल करता है, इंक्लूडिंग जापान, जिसे एरिया 11 बोला जाता है। मेन कैरेक्टर लेलूट लैम्परूज एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसके अंदर अपने फैमिली और सिस्टम के अगेंस्ट रिवेंज की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। एक दिन लेलूट को एक मिस्टीरियस गर्ल सीसी से गियास नाम की पावर मिलती है जिससे वो किसी को भी एक बार कमांड दे सकता है जो वो मना नहीं कर सकते। इस पावर के साथ वो जीरो नाम का मास्क्ड आइडेंटिटी लेकर रिबेलियन स्टार्ट करता है ब्रिटानिया के अगेंस्ट। स्टोरी में इंटेंस माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजी बैटल्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं जहां लेलूच अपने दिमाग से एनिमीज को हराता है। लेकिन जैसे जैसे वो पावर यूज करता है उसके डिसीजंस का इम्पैक्ट उसके फ्रेंड्स और लव्ड वंस पर भी पड़ता है। एंड में स्टोरी सैक्रिफाइस, जस्टिस और मोरालिटी के कॉम्प्लेक्स थीम्स एक्सप्लोर करती है जहां लेलूच एक शॉकिंग प्लान एग्जीक्यूट करता है दुनिया को चेंज करने के लिए। टोक्यो कूल की स्टोरी केन कानेकी के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो राइजे कामिशिरो नाम की लड़की से मिलता है जो एक्चुअली एक घूल होती है, ऐसा क्रीचर जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खाकर सर्वाइव करता है। अटैक के बाद कानेकी को बचाने के लिए उसकी बॉडी में राइजे के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं और वो हाफ ह्यूमन हाफ घूल बन जाता है। अब उसे अपनी नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है जहां उसको भूख कंट्रोल करना और अपनी ह्यूमैनिटी बचानी होती है। कानेकी आंतीकू कैफी के घूल्स के साथ रहना शुरू करता है जहां वो सीखता है कि सब घूल्स इविल नहीं होते। मीनवाइल ह्यूमंस की तरफ से सीसीजी कमीशन ऑफ काउंटर घूल्स को हंट कर रही होती है। स्टोरी में इंटेंस फाइट्स, इमोशनल स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया है जहां कानेकी अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है, ना पूरा ह्यूमन ना पूरा घूल। जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी यूजी इटादोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक काइंड हार्टेड स्टूडेंट है विद अमेजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। उसकी नॉर्मल लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट रियोमन सुकुना की फिंगर को स्वॉलो कर लेता है जिससे वो पावरफुल कर्स का वेसल बन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूजी को टोक्यो जुजुत्सु हाई में एडमिट किया जाता है जहां वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ ट्रेन करता है। वहां उसकी मुलाकात होती है मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी से और उनकी मेंटोर होते हैं पावरफुल सॉर्सरर सातोरो गोजो। स्टोरी कर्सेस और ह्यूमंस के बीच बैटल को दिखाती है जहां नेगेटिव इमोशन से कर्सेस जन्म लेते हैं। यूजी का मेन गोल होता है सुकुना की सारी फिंगर्स कलेक्ट करना और उसे परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना, इवन इफ इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ। एनिमे में इंटेंस फाइट्स, डार्क थीम्स और इमोशनल मोमेंट्स का परफेक्ट मिक्स है जहां लाइफ, डेथ और ह्यूमैनिटी के डीप कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की स्टोरी दो भाइयों एडवर्ड एल्रिक और अल्फोंस एल्रिक के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोनों अल्केमी यूज करके अपनी डेड मदर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फॉरबिडन एक्ट उन पे हेवी प्राइस डालता है। एडवर्ड अपना आर्म और लेग लूज कर देता है और अल्फोंस अपनी पूरी बॉडी। अब एडवर्ड फुल मेटल अल्केमिस्ट बनकर स्टेट मिलिट्री ज्वाइन करता है ताकि वो फिलोसोफर स्टोन ढूंढ सके जो उनकी बॉडीज वापस ला सकता है। जर्नी के दौरान वो मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज, करप्ट सिस्टम और डेंजरस एनिमीज जैसे होमंक्यूली का सामना करते हैं। स्टोरी में डीप थीम्स जैसे सैक्रिफाइस, इक्विवेलेंट एक्सचेंज और मोरालिटी एक्सप्लोर होते हैं। एडवर्ड और अल्फोंस को समझ आता है कि पावर के लिए शॉर्टकट लेना कितना डेंजरस हो सकता है। जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है जो पूरा नेशन और उसकी हिस्ट्री से जुड़ा होता है। एंड में ब्रदर्स को टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं जहां उनकी बॉन्ड और डिटर्मिनेशन ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। मॉब साइको 100 की स्टोरी शिगियो कागेयामा यानी मॉब के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक इंट्रोवर्टेड मिडिल स्कूल बॉय है विद एक्सट्रीमली पावरफुल साइकिक एबिलिटीज। डिस्पाइट उसकी ह्यूज पावर्स, मॉब बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। मॉब का मेंटर होता है रीगन अराटका जो एक सेल्फ प्रोक्लेम साइकिक है लेकिन एक्चुअली कॉन आर्टिस्ट है। रीगन मॉब को गाइड करता है और उसे सिखाता है कि पावर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसानियत और सेल्फ ग्रोथ है। स्टोरी में मॉब का इमोशनल मीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब उसकी सप्रेस्ड फीलिंग्स 100% तक पहुंचती हैं, उसकी साइकिक पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है
हर आर्क में मॉब अलग अलग इविल स्पिरिट्स और एस्पर्स से फाइट करता है, लेकिन साथ ही अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करता है। एनिमे का मेन थीम है सेल्फ इंप्रूवमेंट, इमोशंस को समझना और अपनी आइडेंटिटी फाइंड करना। एक्शन के साथ कॉमेडी और डीप लाइफ लेसन्स का परफेक्ट बैलेंस इस स्टोरी को यूनिक बनाता है। ब्लू एक्सोर्सिस्ट की स्टोरी एक नॉर्मल लुकिंग लड़के रिन ओकुमुरा के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक्चुअली सेटन का बेटा होता है। रिन को बचपन से ही स्ट्रेंज पावर्स फील होती हैं, लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब सेटन उसे अपनी दुनिया गेहेन्ना में ले जाना चाहता है। रिन के गार्डियन फादर फुजीमोटो उसे बचाते हुए सैक्रिफाइस कर देते हैं, और यही मोमेंट रिन को स्ट्रांग बनाता है। रिन डिसाइड करता है कि वो अपने रियल फादर सेटन को डिफीट करेगा। इसके लिए वो ट्रू क्रॉस एकेडमी ज्वाइन करता है, जहां लोग एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ रिन अपनी आइडेंटिटी सीक्रेटली हाइड करता है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वो सेटन का बेटा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अकेडमी में रिन अपने भाई युकियो और नए फ्रेंड्स के साथ डीमन से फाइट करता है और ग्रेजुअली अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीखता है। स्टोरी मेनली रिन के इंटरनल स्ट्रगल पे फोकस करती है। क्या वो अपनी डिमोनिक नेचर को कंट्रोल कर पाएगा या उसके अंदर का डार्कनेस उसे ओवरपावर करेगा? ये जर्नी एक्शन, इमोशंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस का परफेक्ट मिक्स है। अकामे का किल की स्टोरी तत्सुमी नाम के एक इनोसेंट विलेज बॉय से स्टार्ट होती है, जो अपने गांव को हेल्प करने के लिए कैपिटल सिटी आता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कैपिटल का सिस्टम करप्ट है और पावरफुल लोग गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तत्सुमी की लाइफ तब चेंज होती है जब वो नाइट ट्रेड नाम के असैसिन ग्रुप से मिलता है। ये ग्रुप सीक्रेटली करप्ट एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करता है और इनजस्टिस को खत्म करने की कोशिश करता है। तत्सुमी उनके साथ ज्वाइन करता है और एक असैसिन बन जाता है। हर मेंबर के पास एक स्पेशल वेपन होता है, जिसे तीगू कहते हैं, जो बैटल्स को इंटेंस और डेडली बनाता है। स्टोरी में काफी ब्रूटल फाइट्स और अनएक्सपेक्टेड डेथ्स दिखाए गए हैं, जिससे इमोशनल इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेन फोकस तत्सुमी की ग्रोथ, उसकी मॉरल डायलेमास और वॉर की हार्श रियलिटी पर है। अकामे, जो ग्रुप की स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, अपनी पास्ट और मिशन के बीच स्ट्रगल करती है। ये एनिमे दिखाता है कि जस्टिस के लिए फाइट करना इजी नहीं होता और हर विक्ट्री के साथ सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। द 7 डेडली सिंस की स्टोरी एक फैंटेसी वर्ल्ड ब्रिटानिया में सेट है, जहां एक लेजेंडरी ग्रुप 7 डेडली सिंस को किंगडम के खिलाफ बिट्रेयल के लिए ब्लेम किया गया था और उन्हें एग्जाइल कर दिया गया। ईयर्स बाद होली नाइट्स पावर ग्रैब करके किंगडम को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रिंसेस एलिजाबेथ हेल्प के लिए सिंस को ढूंढने निकलती है। उसकी जर्नी में सबसे पहले उसे मिलता है मेलियोडस, जो एक्चुअली सिंस का लीडर होता है और एक छोटा सा टैवर्न चलाता है। धीरे धीरे एलिजाबेथ और मेलियोडस बाकी मेंबर्स को गैदर करते हैं। हर एक के पास यूनिक पावर्स और अपना डार्क पास्ट होता है। स्टोरी में एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। जैसे जैसे सिंस वापस यूनाइट होते हैं, वो होली नाइट्स की करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और किंगडम को सेव करने की कोशिश करते हैं। मेन ट्विस्ट ये है कि मेलियोडस खुद एक डीमन है और उसका पास्ट काफी डार्क है। ओवरऑल एनिमे लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और रिडेम्पशन की थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी सिंस और पास्ट मिस्टेक से डील करता है। फायर फोर्स की स्टोरी एक यूनिक वर्ल्ड में सेट है, जहां लोग सडनली इन्फर्नल्स बन जाते हैं, यानी कि उनका बॉडी फायर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन इन्फर्नल्स को कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए स्पेशल फायर फोर्स कंपनीज बनाई गई हैं। मेन कैरेक्टर शिनरा कुसाकबे एक यंग पायरोकाइनेटिक लड़का है, जिसके पैर से फायर निकलता है, इसीलिए उसे डेविल्स फुटप्रिंट्स कहा जाता है। शिनरा का गोल है हीरो बनना और उस मिस्ट्री को सॉल्व करना जो उसके फैमिली की डेथ के पीछे है। वो कंपनी 8 ज्वाइन करता है, जो दूसरी फायर फोर्स यूनिट्स के हिडन सीक्रेट्स और करप्शन को इन्वेस्टिगेट करती है। स्टोरी में ग्रेजुअली पता चलता है कि इन्फर्नल्स का कनेक्शन एक डार्क कंस्पिरेसी से है, जिसमें इवेंजलिस्ट नाम का मिस्टीरियस फिगर इन्वॉल्व है। शिनरा और उसके टीममेट्स इंटेंस बैटल्स फाइट करते हैं और अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही शिनरा अपनी पास्ट ट्रेजेडी और अपने भाई शो के ट्रूथ का सामना करता है। एनिमी एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल मोमेंट्स का मिक्स है, जो दिखाता है कि हीरो बनना सिर्फ पावर नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस और ट्रूथ का सामना करना भी होता है। स्टाइन्स गेट की स्टोरी रिंटारो ओकाबे के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक स्मॉल लैब में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करता है। एक दिन वो एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लेता है कि उनका माइक्रोवेव फोन के थ्रू पास्ट में मैसेजेस भेज सकता है, जिसे डीमेल कहा जाता है। इनिशियली ये सब फन लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने लगते हैं। हर डीमेल टाइमलाइन को चेंज करता है, जिससे फ्यूचर कंप्लीटली ऑल्टर हो जाता है। ओकाबे को ही सिर्फ सब टाइमलाइंस याद रहती हैं, इसलिए वो मेंटली प्रेशर फील करता है।
स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सर्न उनकी एक्सपेरिमेंट्स के पीछे पड़ जाता है। ओकाबे की क्लोज फ्रेंड कुरिसु माकी से भी उसकी हेल्प करती है टाइम ट्रैवल के रूल समझने में। जैसे जैसे सिचुएशन सीरियस होती है, ओकाबे रियलाइज करता है कि कुछ चेंजेस ट्रैजिक आउटकम्स ला रहे हैं, स्पेशली मयूरी की डेथ। अब उसे डिफिकल्ट चॉइसेस लेने पड़ते हैं टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए। एनिमी सस्पेंस, साइंस और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग मिक्स है जो दिखाता है कि टाइम को चेंज करना कितना डेंजरस हो सकता है। रीज़ीरो सीजन 1 की स्टोरी सुबारू नात्सुकी से स्टार्ट होती है, जो एक नॉर्मल लड़का है और अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एमिलिया नाम की एक मिस्टीरियस लड़की से। सुबारू उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसके पास एक स्ट्रेंज पावर है, रिटर्न बाय डेथ। मतलब जब भी वो मर जाता है, टाइम रिवाइंड हो जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट पर। शुरू में सुबारू इस पावर को समझ नहीं पाता और बार बार पेनफुल डेथ्स फेस करता है। हर लूप में वो सिचुएशंस को बेटर करने की कोशिश करता है, जैसे एमिलिया को बचाना और अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना। धीरे धीरे वो रेम, राम और रोजवाल जैसे कैरेक्टर्स से मिलता है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और विच कल्ट जैसी डेंजरस एनिमीज का सामना करता है। सुबारू का बिगेस्ट स्ट्रगल सिर्फ एनिमीज नहीं, बल्कि उसकी मेंटल ब्रेकडाउन भी है। हर डेथ उसे इमोशनली वीक बनाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। सीजन का मेन फोकस है उसकी ग्रोथ, फ्रॉम अ कंफ्यूज्ड बॉय टू समवन जो अपनी मिस्टेक से सीखकर स्ट्रॉन्गर बनता है और अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए फाइट करता है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की स्टोरी स्टार्ट होती है काजुतो किरीगाया यानी किरीटो से, जो एक गेमर है और एक एडवांस्ड वीआर गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में लॉगिन करता है। ये गेम फुल डाइव टेक्नोलॉजी यूज करता है, जहां प्लेयर्स अपने माइंड से गेम कंट्रोल करते हैं। लेकिन शॉक तब लगता है जब गेम की क्रिएटर अनाउंस करता है कि कोई भी लॉग आउट नहीं कर सकता, और अगर गेम में डेथ होती है तो रियल लाइफ में भी डेथ हो जाएगी। किरीटो, जो एक स्किल्ड बीटा टेस्टर था, सोलो प्लेयर बनकर सर्वाइव करने का डिसीजन लेता है। हर लेवल क्लियर करना जरूरी होता है ताकि प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में वापस जा सकें। जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात आसुना से होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव प्लेयर है, और दोनों धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं। स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जहां प्लेयर्स फियर, फ्रेंडशिप और सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। किरीटो को ना सिर्फ मॉन्स्टर्स बल्कि बिट्रेयल और ह्यूमन ग्रीड का भी सामना करना पड़ता है। एंड में फोकस है होप, लव और डिटर्मिनेशन पर, जिससे वो इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी फाइट करता है। नो गेम नो लाइफ की स्टोरी सोरा और शीरो नाम के दो जीनियस सिबलिंग्स पर बेस्ड है, जो ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में ब्लैंक नाम से अनबीटेबल प्लेयर्स के रूप में फेमस हैं। रियल लाइफ में वो सोशली ऑकवर्ड हैं, लेकिन गेम्स में उनका कोई मैच नहीं। एक दिन उन्हें एक मिस्टीरियस बीइंग टेट चैलेंज करता है चेस के गेम में। जब वो जीत जाते हैं, टेट उन्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड डिसबोर्ड में ले जाता है। इस वर्ल्ड में सब कुछ गेम्स से डिसाइड होता है, पॉलिटिक्स, फाइट्स, इवन बॉर्डर्स। यहाँ 16 रेसेस रहती हैं और ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी, सबसे वीक माने जाते हैं। सोरा और शीरो डिसाइड करते हैं कि वो गेम्स के थ्रू पूरा वर्ल्ड जीतेंगे और टेट को हराकर अल्टीमेट गॉड बनेंगे। दोनों अपनी इंटेलिजेंस और माइंड गेम से इम्पॉसिबल सिचुएशंस को टर्न कर देते हैं। स्टोरी में क्लेवर स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजिकल बैटल्स और ट्विस्ट्स भरे हुए हैं। साथ ही उनका बॉन्ड और ट्रस्ट भी हाईलाइट होता है। ओवरऑल ये एनिमे दिखाता है कि ब्रेन पावर और टीम वर्क से कोई भी चैलेंज जीता जा सकता है। That time I got reincarnated as a slime की स्टोरी सतोरू मिकामी से स्टार्ट होती है, जो एक नॉर्मल सैलरी मैन होता है। एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एंडिंग वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है एज अ स्लाइम। इनिशियली ये वीक लगता है, लेकिन उसे कुछ ओवरपावर्ड एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे प्रीडेटर और ग्रेट सेज, जिससे वो स्किल्स अब्सॉर्ब और एनालाइज कर सकता है। नए वर्ल्ड में वो रिमुरू टेम्पेस्ट नाम से जाना जाता है। वो एक पावरफुल ड्रैगन वेल्डोरा से दोस्ती करता है और ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। रिमुरू का गोल सिंपल है, एक पीसफुल नेशन बनाना जहां सब रेसेस साथ में रह सकें। इस जर्नी में वो गॉब्लिन्स, वुल्व्स और दूसरे मॉन्स्टर्स को यूनाइट करता है और उनका लीडर बन जाता है। स्टोरी में एक्शन के साथ पॉलिटिक्स और वर्ल्ड बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। रिमुरू एनिमीज का सामना करता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स को स्मार्टली सॉल्व करता है इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स। उसकी काइंडनेस और लीडरशिप से वो एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड रूलर बन जाता है। ओवरऑल ये एनिमी फ्रेंडशिप, ग्रोथ और एक आइडियल वर्ल्ड बनाने की जर्नी को हाईलाइट करता है।
ओवरलॉर्ड की स्टोरी मोमोंगा नाम के एक पावरफुल प्लेयर से स्टार्ट होती है जो एक वीआर गेम यग्द्रासिल का लास्ट मोमेंट तक वेट करता है जब सर्वर्स शटडाउन होने वाले होते हैं। लेकिन लॉग आउट होने के बजाय वो गेम वर्ल्ड में ही ट्रैप हो जाता है, अपनी कैरेक्टर आइनजुअल गाउन के फॉर्म में। अब एनपीसीज भी रियल पर्सनालिटीज डेवलप कर लेते हैं और उसे अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। आइंस डिसाइड करता है कि वो इस नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे और अपने गिल्ड मेंबर्स का नाम फेमस करे। वो नाजरिक नाम के पावरफुल बेस का रूलर होता है जहां एल्बिडो, डेमियर्ड जैसे लॉयल गार्डियंस उसकी सर्विस करते हैं। धीरे धीरे वो अपनी पावर और इंटेलिजेंस से सराउंडिंग किंगडम्स पर इन्फ्लुएंस जमाने लगता है। स्टोरी में डार्क टोन है जहां आइंस एक एंटी हीरो बन जाता है। वो अपने गोल्स के लिए रूथलेस डिसीजंस लेता है, चाहे इनोसेंट लोगों की जान ही क्यों ना जाए। साथ ही उसका इंटरनल स्ट्रगल भी दिखता है, एक नॉर्मल इंसान का माइंड और एक अनडेड रूलर का रूल। ओवरऑल ये एनिमे पावर, स्ट्रैटेजी और मोरालिटी के ग्रे एरियाज को एक्सप्लोर करता है। फ्रूट्स बास्केट सीजन 2 का प्लॉट इमोशनल और डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट से भरा हुआ है। इस सीजन में स्टोरी और भी डार्क और लेयर्ड हो जाती है। तोरू होंडा अब सोमा फैमिली के कर्स के बारे में ज्यादा समझने लगती है, जहां फैमिली मेंबर्स चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब ऑपोजिट जेंडर उन्हें हग करता है। इस सीजन का मेन फोकस अकीतो सोमा पर है, जो फैमिली हेड है और सब पर कंट्रोल रखता है। धीरे धीरे रिवील होता है कि अकीतो का पास्ट और उसका इमोशनल ट्रॉमा ही उसके टॉक्सिक बिहेवियर का रीजन है। यूकी और क्यो के कैरेक्टर्स भी काफी ग्रो करते हैं। यूकी अपनी इंडिविजुअलिटी फाइंड करता है, जबकि क्यो अपनी गिल्ट और पास्ट से डील करता है। तोरू की काइंडनेस सबकी लाइफ में चेंज लाती है, लेकिन उसका खुद का हिडन पेन भी सामने आता है। सीजन एंड तक रिलेशनशिप्स और इमोशंस काफी इंटेंस हो जाते हैं और कर्स तोड़ने की होप स्ट्रांग हो जाती है। ये सीजन एक परफेक्ट मिक्स है रोमांस, ट्रॉमा और हीलिंग का। माई टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू क्लाइमैक्स का प्लॉट इमोशनल रेजोल्यूशन और रिलेशनशिप्स के फाइनल फेज पर फोकस करता है। ये सीजन मेनली हचिमान हिकिगाया, यूकिनो यूकिनोशिता और यूई यूईगाहामा के कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल और पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी शुरू होती है जब यूकिनो अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए एक प्रॉम इवेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लेती है। हचिमान उसकी हेल्प करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि वो चाहता है कि यूकिनो खुद स्ट्रांग बने। यूई अपनी फीलिंग्स को समझ रही होती है, पर वो फ्रेंडशिप और लव के बीच स्टक है। सीजन का कोर थीम जेन्युइन रिलेशनशिप्स है। हचिमान फाइनली समझता है कि सुपरफिशियल सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, उसको अपनी रियल फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे सब कैरेक्टर्स इमोशनली कन्फ्रंट करते हैं अपनी फियर्स और डिजायर्स। एंड में हचिमान और यूकिनो एक ऑनेस्ट और रियल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जबकि यूई अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करके उन्हें सपोर्ट करती है। ये सीजन क्लोजर देता है, बिटर स्वीट बट सैटिस्फाइंग, जहां सब कैरेक्टर्स मैच्योर हो जाते हैं इमोशनली। फायर फोर्स सीजन 2 का प्लॉट और ज्यादा इंटेंस और मिस्ट्री ड्रिवन हो जाता है। इस सीजन में शिनरा कुसाकाबे अपनी अडोला बर्स्ट पावर को समझने की कोशिश करता है और इवेंजलिस्ट नाम के डेंजरस ग्रुप के सीक्रेट्स अनकवर करता है। कंपनी 8 अब एक्टिवली इवेंजलिस्ट और व्हाइट क्लैड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फाइट करती है, जो दुनिया को ग्रेट कैटेक्लिज्म से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। शिनरा का छोटा भाई शो कुसाकाबे भी इस ग्रुप का पार्ट है और दोनों भाइयों के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट होता है। सीजन में अडोला लिंक और पैरेलल डिमेंशन के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे पता चलता है कि इन्फर्नलाइजेशन का रियल सोर्स क्या है। कैप्टन बेनीमारू शिनमॉन और दूसरे कैरेक्टर्स भी अपनी पावर और बैक स्टोरी के थ्रू शाइन करते हैं। शिनरा ग्रेजुअली हीरो बनने के अपने गोल के करीब आता है, लेकिन उसे समझ आता है कि दुनिया को बचाना इतना सिंपल नहीं है। सीजन एंड तक स्टेक्स हाई हो जाते हैं और अपकमिंग वॉर का स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलता है, फुल ऑफ एक्शन, इमोशन और सस्पेंस। BNA ब्रांड न्यू एनिमल का प्लॉट एक यूनिक वर्ल्ड में सेट है, जहां ह्यूमंस और बीस्टमैन, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल बीइंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्टोरी फॉलो करती है मिचिरू कागेमोरी को, जो सडनली एक तानुकी बीस्टमैन बन जाती है, बिना समझे कि ये कैसे हुआ। अपनी न्यू आइडेंटिटी को समझने के लिए वो एनिमा सिटी जाती है, जो बीस्टमैन के लिए एक सेफ हेवन है। वहां उसकी मुलाकात होती है शिरो ओगामी से, जो एक पावरफुल वुल्फ बीस्टमैन है और ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता। शिरो मिचिरू की हेल्प करता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करने में। धीरे धीरे रिवील होता है कि मिचिरू का चेंज एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बीस्टमैन को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। स्टोरी में डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और कोएग्जिस्टेंस जैसे थीम्स एक्सप्लोर होते हैं।
एंड में मिचिरू अपनी पावर्स एक्सेप्ट करती है और ट्रूथ एक्सपोज करने में हेल्प करती है, जबकि शिरो अपने पास्ट से कन्फ्रंट करता है। ये एनिमे एक्शन, इमोशंस और सोशल मैसेज का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी का प्लॉट एक ओवरपावर्ड डीमन किंग की स्टोरी है जो 2000 साल बाद रीइनकार्नेट होता है। एनोस वॉल्डिगॉर्ड, जो पहले डीमन किंग ऑफ टिरनी था, पीस के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है और फ्यूचर में दोबारा जन्म लेता है। रीइनकार्नेशन के बाद वो डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन करता है, लेकिन वहां उसे मिसफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि उसका पावर सिस्टम और हिस्ट्री रिकॉर्ड्स मैच नहीं करते। सोसाइटी में उसकी असली आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया गया होता है और फेक डीमन किंग का कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। एनोस इजीली सबको ओवरपावर करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पावरफुल टीचर्स, और अपनी रियल आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करता है। उसकी लॉयल फ्रेंड्स मीशा और साशा के साथ उसका बॉन्ड भी स्टोरी का इमोशनल पार्ट है। सीजन में ग्रेजुअली रिवील होता है कि किसी ने पास्ट हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया है। एंड तक एनोस ट्रूथ एक्सपोज करता है और अपनी राइटफुल प्लेस रिक्लेम करता है। ये एनिमे एक्शन, कॉमेडी और ओपी प्रोटैगनिस्ट वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बो है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल का प्लॉट एक हाई एनर्जी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां कोरिया के टॉप फाइटर्स compete करते हैं। स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिन मोरी है, जो एक केयरफ्री और इंसेनली स्ट्रॉन्ग फाइटर है जिसका ड्रीम है सबसे पावरफुल बनना। टूर्नामेंट का नाम गॉड ऑफ हाई स्कूल है और विनर को मिलती है एक विश, मतलब जो चाहो वो मिल सकता है। मोरी अपने नए फ्रेंड्स हान डीवी और यू मीरा के साथ पार्टिसिपेट करता है। इनिशियली फाइट्स नॉर्मल मार्शल आर्ट्स जैसी लगती हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि कंटेस्टेंट सुपरनैचुरल पावर्स यूज कर रहे हैं, जिसे चार्योक कहा जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, टूर्नामेंट एक सिंपल कंपटीशन से एक बड़ा कंस्पिरेसी बन जाता है, जहां गॉड्स, कल्ट्स और हिडन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं। मोरी की रियल आइडेंटिटी भी रिवील होती है, जो उसे एक माइथोलॉजिकल लेवल का कैरेक्टर बना देती है। ओवरऑल एनिमे एक्शन, कॉमेडी और माइथोलॉजी का परफेक्ट मिक्स है, जहां दोस्ती और पावर का इंटेंस क्लैश देखने को मिलता है। टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू एक स्वीट और यूनिक लव स्टोरी है जो टिपिकल रोमांस एनिमे से थोड़ी अलग फील देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है नासा युजाकी से, जो एक जीनियस स्टूडेंट है। एक रात वो एक मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल लड़की त्सुकासा त्सुकुयोमी को देखता है और उसे देखते ही लव हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद त्सुकासा उसकी लाइफ सेव करती है, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर नासा उससे शादी करे। नासा बिना हिजिटेट किए हाँ बोल देता है। कुछ साल बाद त्सुकासा सडनली वापस आती है और दोनों ऑफिशियली मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं, बिना प्रॉपर डेटिंग फेज के। स्टोरी मेनली उनकी न्यूली मैरिड लाइफ के क्यूट, फनी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स को एक्सप्लोर करती है। डेली लाइफ की छोटी छोटी सीन्स जैसे शॉपिंग, कुकिंग और एक दूसरे को समझना इस एनिमे का कोर है। धीरे धीरे हिंट्स मिलते हैं कि त्सुकासा का पास्ट नॉर्मल नहीं है, जिससे मिस्ट्री भी ऐड होती है। ओवरऑल ये एनिमे प्योर होलसम वाइब्स देता है, जहां लव सिंपल, इनोसेंट और डीपली इमोशनल वे में दिखाया गया है। रेंट अ गर्लफ्रेंड का प्लॉट एक कॉलेज बॉय काजुया किनोशिता के अराउंड घूमता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद काफी लोनली फील करता है। अपनी सैडनेस को डील करने के लिए वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड ऐप यूज करता है और वहां से मिलती है चिजुरू मिजुहारा, जो एक परफेक्ट, स्वीट और केयरिंग गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। इनिशियली ये सिर्फ एक पेड रिलेशनशिप होता है, लेकिन सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दोनों अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के सामने फेक कपल बनकर एक्ट करते हैं। काजुया की दादी को लगता है कि चिजुरू उसकी रियल गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो इस झूठ को कंटिन्यू करता है। स्टोरी में और भी गर्ल्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे मामी नानामी, जो काजुया की एक्स है, और रूका साराशिना, जो उसके साथ रियल रिलेशनशिप चाहती है। हर कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस के साथ स्टोरी को मेसी और इमोशनल बनाता है। ओवरऑल एनिमे लव, कंफ्यूजन, जेलसी और पर्सनल ग्रोथ का मिक्स है, जहां फेक रिलेशनशिप स्लोली रियल इमोशंस में चेंज होने लगता है। आईडी इन्वेडेड एक साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो क्राइम सॉल्विंग को एक यूनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक स्पेशल सिस्टम मीजू हानोमे के अराउंड, जो किलर्स के सबकॉन्शियस माइंड को इड वेल्स के फॉर्म में एंटर करने देता है। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर क्लूज कलेक्ट करते हैं। मेन कैरेक्टर अकिहितो नारीहिसागो है, जो एक एक्स डिटेक्टिव है और अब एक प्रिजनर बन चुका है। उसे इडवेल्स में भेजा जाता है, जहां वो साकाइडो नाम का डिटेक्टिव पर्सोना यूज करता है। हर केस में एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड होता है, जहां एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एक डेंजरस सीरियल किलर जॉन वॉकर का मिस्ट्री सामने आता है, जो दूसरे किलर्स को मैनिपुलेट करता है। नारीहिसागो का पर्सनल पास्ट भी डीपली कनेक्टेड होता है क्राइम से, जिससे स्टोरी और इंटेंस हो जाती है।
एनिमे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। रियलिटी और सबकॉन्शियस के बीच का लाइन ब्लर होता रहता है, मेकिंग इट अ ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस। सोमाली एंड द फॉरेस्ट स्पिरिट एक इमोशनल फैंटेसी स्टोरी है जो एक डेंजरस वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स ने दुनिया पर कंट्रोल ले लिया है और ह्यूमंस को हंट किया जाता है। स्टोरी का फोकस है एक छोटी लड़की सोमाली और एक एंशिएंट गोलम के बीच के बॉन्ड पर। गोलम एक फॉरेस्ट गार्डियन है जिसका काम जंगल को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जब वो सोमाली को अकेला पाता है तो उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करने लगता है। दोनों एक जर्नी पर निकलते हैं जहां गोल है सोमाली की रियल ह्यूमन पेरेंट्स को ढूंढना। ट्रैवल के दौरान वो डिफरेंट क्रीचर्स से मिलते हैं, कुछ काइंड होते हैं और कुछ डेंजरस। धीरे धीरे गोलम, जो ओरिजिनली इमोशनलेस है, ह्यूमन फीलिंग समझने लगता है, स्पेशली लव और केयर। एक ट्रैजिक ट्विस्ट ये है कि गोलम की लाइफ लिमिटेड है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोमाली के साथ, इसलिए हर मोमेंट इमोशनल और प्रेशियस लगता है। ओवरऑल ये एनिमे लव, लॉस और फादर डॉटर बॉन्ड का हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस देता है। कागुया-sama लव इज वॉर सीजन 2 का प्लॉट और भी ज्यादा फनी, स्मार्ट और इंटेंस माइंड गेम से भरा हुआ है। स्टोरी फिर से शूचियन एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के अराउंड रिवॉल्व करती है। कागुया शिनोमिया और मियुकी शिरोगाने, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट कन्फेस करने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए लव एक बैटल ऑफ प्राइड है। जो पहले कन्फेस करेगा वो लूजर। इस सीजन में उनके माइंड गेम्स और भी क्रिएटिव हो जाते हैं। कभी टेक्सटिंग के थ्रू ट्रिक्स, कभी फेस्टिवल प्लानिंग, तो कभी सिंपल सिचुएशंस को भी साइकोलॉजिकल वॉर बना देते हैं। साथ ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे चिका फुजीवारा और यू इशिगामी का रोल भी काफी स्ट्रांग होता है। स्पेशली इशिगामी की बैक स्टोरी इमोशनल डेप्थ ऐड करती है। सीजन 2 का हाईलाइट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कागुया थोड़ी सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव होती है और शिरोगाने भी अपनी इनसिक्योरिटीज फेस करता है। कॉमेडी के साथ साथ जेन्युइन इमोशंस भी दिखते हैं। ओवरऑल ये सीजन रोमांस प्लस कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है, जहां हर एपिसोड एक न्यू बैटल जैसा फील होता है और ऑडियंस को नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिलता है। हाईक्यू टू द टॉप का प्लॉट करासुनो हाई के वॉलीबॉल टीम के नेक्स्ट बिग स्टेज पर फोकस करता है, नेशनल टूर्नामेंट स्प्रिंग नेशनल्स। सीजन की स्टार्टिंग में हिनाता को ऑल जापान यू ट्रेनिंग कैंप का इनवाइट नहीं मिलता, लेकिन वो खुद से जाकर बॉल बॉय बन जाता है। यहां से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। वो ऑब्जर्व करता है, गेम को डीपर लेवल पर समझता है। दूसरी साइड कागेयामा को ऑफिशियल ट्रेनिंग कैंप मिलता है, जहां वो टॉप लेवल प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करता है और अपनी स्किल्स और इंप्रूव करता है। करासुनो टीम भी इंटेंस प्रैक्टिस करती है ताकि नेशनल्स के लिए रेडी हो सके। नेशनल स्टार्ट होते ही मैचेस का प्रेशर और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाता है। करासुनो का पहला बड़ा मैच इनारिजाकी हाई के अगेंस्ट होता है, जो एक पावरफुल टीम है लेड बाय मिया ट्विंस। ये मैच फुल ऑफ स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और इनसेन रैली से भरा होता है। सीजन का मेन फोकस कैरेक्टर ग्रोथ, टीम वर्क और डिटर्मिनेशन पर है। हिनाता और कागेयामा दोनों इवॉल्व होते हैं और करासुनो प्रूव करता है कि वो सिर्फ फॉलन क्रोज नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। अकुदामा ड्राइव का प्लॉट एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक जापान में सेट है, जहां सोसाइटी कांसाई और कांटो के बीच डिवाइड हो चुकी है। स्टोरी एक नॉर्मल लड़की स्विंडलर से स्टार्ट होती है, जो गलती से डेंजरस क्रिमिनल्स के ग्रुप अकुदामा के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। ये अकुदामा लोग हाई लेवल क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे कुरियर, ब्रॉलर, डॉक्टर, हैकर और कट थ्रोट। हर एक का अपना यूनिक स्किल सेट होता है। उन्हें एक मिस्टीरियस मिशन दिया जाता है, एक हेवीली गार्डेड ट्रेन से एक इंपॉर्टेंट कार्गो को रेस्क्यू करना। जैसे जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ये कार्गो एक्चुअली 2 बच्चे हैं, जिनमें कुछ सीक्रेट पावर्स और बड़ा पॉलिटिकल मिस्ट्री जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूशनर्स उन्हें रोकने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करती है। स्विंडलर, जो ओरिजिनली इनोसेंट थी, धीरे धीरे एक रियल अकुदामा बनने लगती है टू प्रोटेक्ट द किड्स। सीरीज फुल ऑफ एक्शन, ट्विस्ट्स और डार्क थीम्स है, जहां मोरालिटी ग्रे है और सिस्टम करप्ट दिखाया गया है। इनमें स्टोरी इमोशनल और ट्रैजिक टर्न लेती है, शोइंग सैक्रिफाइस, आइडेंटिटी और फ्रीडम का रियल मीनिंग। डेकाडेंस का प्लॉट एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहां ह्यूमंस गडोल नाम के डेंजरस मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। बचे हुए लोग एक जायंट मूविंग फोर्ट्रेस डेकाडेंस के अंदर रहते हैं, जो उनका लास्ट होप है सर्वाइवल के लिए। स्टोरी नत्सुमे नाम की एक एनर्जेटिक लड़की और कबुरागी नाम की एक साइलेंट मिस्टीरियस रिपेयरमैन के अराउंड रिवॉल्व करती है।
नत्सुमे का ड्रीम होता है वॉरियर, गियर बनने का, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसका आर्म आर्टिफिशियल होता है और उसे फाइटर बनने से रोक दिया जाता है। फिर भी वो गिव अप नहीं करती। ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि ये दुनिया एक्चुअली एक गेम जैसी सिस्टम है जो साइबॉर्ग्स कंट्रोल करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। ह्यूमंस अननोइंगली इस सिस्टम का पार्ट हैं। कबुरागी खुद एक साइबॉर्ग है जो रूल्स ब्रेक करता है और नत्सुमे को हेल्प करता है सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने में। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, दोनों सिस्टम के ट्रूथ को चैलेंज करते हैं। सीरीज एक्शन के साथ डीप थीम्स एक्सप्लोर करती है, फ्रीडम, आइडेंटिटी और पर्पस का रियल मीनिंग। टावर ऑफ गॉड का प्लॉट एक मिस्टीरियस टावर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां बोला जाता है कि जो भी टॉप तक पहुंचता है उसकी हर विश फुलफिल हो जाती है, चाहे पावर हो, मनी हो या कुछ और। स्टोरी स्टार्ट होती है बाम नाम के एक इनोसेंट लड़के से, जो अपनी दोस्त रेचल के पीछे टावर के अंदर एंटर करता है। टावर के अंदर हर फ्लोर पर डेंजरस टेस्ट्स होते हैं, जिसे पास करके ही ऊपर जा सकते हैं। बाम को जल्दी ही नए एलाइज मिलते हैं, खून और राख, जो उसकी जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे बाम आगे बढ़ता है, उसे टावर की रूल्स, पॉलिटिक्स और बिट्रियल्स का पता चलता है। सब लोग अपने सेल्फिश गोल्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं और ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। रेचल, जिसके लिए बाम सब कुछ करता है, उसका बिहेवियर भी मिस्टीरियस और क्वेश्चनेबल हो जाता है। सीजन का क्लाइमैक्स इमोशनल और शॉकिंग है, जहां बिट्रियल स्टोरी को कंप्लीटली टर्न कर देता है। ओवरऑल ये सीरीज फ्रेंडशिप, एम्बिशन और सर्वाइवल की डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है, विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड इंटेंस मोमेंट्स। होशिनो को सीजन 2 का प्लॉट काफी इंटेंस और डार्क डायरेक्शन लेता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है एक्वा होशिनो पर, जो अब एक्टिंग वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन उसका असली गोल है अपनी माँ आई होशिनो की किलर को ढूंढना। इस सीजन का मेजर पार्ट टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले आर्क है, जहां एक्वा एक थिएटर प्रोडक्शन में काम करता है। यहाँ पे एक्टिंग का रियल स्ट्रगल, इमोशंस और राइवलरी दिखाई जाती है, स्पेशली एक्वा और दूसरे टैलेंटेड एक्टर्स के बीच। एक्वा अपनी एक्टिंग को यूज करता है लोगों के इमोशंस मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि वो ट्रूथ के करीब पहुंच सके। दूसरी तरफ रूबी होशिनो अपनी आइडल जर्नी कंटिन्यू करती है, लेकिन उसके अंदर भी रिवेंज और ट्रूथ जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है। धीरे धीरे रूबी भी डार्क रियलिटी के क्लोजर आती है। सीजन 2 का मेन थीम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हार्श ट्रूथ, फेक स्माइल्स, हिडन पेन और पर्सनल ट्रॉमा। एक्वा का कैरेक्टर और ज्यादा कोल्ड और कैलकुलेटेड बन जाता है, जबकि रूबी का इनोसेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। स्टोरी एंड होती है डीपर मिस्ट्री और अपकमिंग कन्फ्रंटेशन के सेटअप के साथ। मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2 का प्लॉट इमोशनल और कैरेक्टर फोकस्ड है। स्टोरी कंटिन्यू होती है रूडियस ग्रेरैट के लाइफ से, जो अब रानोआ मैजिक यूनिवर्सिटी में सेटल हो चुका है। इस पार्ट में मेन फोकस रूडियस और सिल्फिएट यानी सिल्फी के रिलेशनशिप पर है। जब रूडियस को पता चलता है कि सिल्फी ही उसकी बचपन की दोस्त है, उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप रोमांटिक डायरेक्शन लेता है और फाइनली वो शादी कर लेते हैं। ये पार्ट रूडियस की इमोशनल हीलिंग को भी दिखाता है, स्पेशली उसके पास्ट ट्रॉमा और लोनलीनेस से निकलना। साथ ही रूडियस अपनी फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अपनी मिसिंग माँ जेनिथ ग्रेरैट को ढूंढने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो एक डेंजरस जर्नी पर जाने का डिसीजन लेता है, जहां उसे नई चैलेंजेस और इमोशनल स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। ओवरऑल सीजन 2 पार्ट 2 ग्रोथ, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम्स को हाईलाइट करता है। रूडियस एक इमेच्योर लड़के से एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और स्टोरी फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप क्रिएट करती है। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 2 द सेपरेशन का प्लॉट और भी इंटेंस हो जाता है। स्टोरी कंटिन्यू होती है सोल सोसाइटी और क्विंसी आर्मी के बीच वॉर से, जिसे लीड करता है यावाच। इस पार्ट में क्विंसी सोल सोसाइटी पर दोबारा अटैक करते हैं और अपनी पावरफुल एबिलिटीज यानी श्रिफ्ट का फुल यूज दिखाते हैं। इचिगो कुरोसाकी अपनी ट्रू पावर्स को समझने के लिए रॉयल पैलेस जाता है, जहां उसे अपनी आइडेंटिटी और लीनिएज के बारे में शॉकिंग ट्रूथ्स पता चलते हैं कि उसका कनेक्शन क्विंसी पावर्स से भी है। दूसरी तरफ सोल रीपर्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। रुकिया कुचिकी और रेंजी आबाराई भी रॉयल गार्ड के अंडर ट्रेन करके काफी पावरफुल बन जाते हैं। बैटल्स और सैक्रिफाइसेस का लेवल हाई हो जाता है और कई कैप्टन्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। इस आर्क का मेन थीम है आइडेंटिटी, पावर और डेस्टिनी। इचिगो ग्रेजुअली समझता है कि वो कौन है और किस साइड खड़ा होना चाहिए। स्टोरी एंड होती है एक और बड़े क्लैश के सेटअप के साथ, जहां फाइनल वॉर और भी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है।
माई हीरो एकेडेमिया सीजन 7 का प्लॉट फाइनल वॉर आर्क को कंटिन्यू करता है, जहां हीरोज और विलन्स के बीच अल्टीमेट बैटल शुरू होती है। स्टोरी फोकस करती है इजुकु मिडोरिया पर, जो अब अपनी फुल पावर वन फॉर ऑल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। हीरोज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं विलन्स को अलग अलग लोकेशंस पर डिवाइड करने के लिए, ताकि टोमुरा शिगराकी और ऑल फॉर वन जैसे डेंजरस एनिमीज को कंट्रोल किया जा सके। हर बैटलफील्ड पर इंटेंस फाइट्स होती हैं, जहां प्रो हीरोज और स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मिडोरिया का मेन कॉन्फ्रंटेशन शिगराकी के साथ होता है, जहां सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि इमोशनल क्लैश भी होता है। मिडोरिया उसे समझने और बचाने की कोशिश करता है, जबकि शिगराकी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर और आगे बढ़ता है। सीजन 7 का मेन थीम है होप वर्सेस डिस्पेयर और हीरोइज्म का ट्रू मीनिंग। हर कैरेक्टर अपनी ग्रोथ दिखाता है और सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। स्टोरी एंड होती है एक हाई टेंशन पॉइंट पर, जो फाइनल आउटकम के लिए बिल्डअप क्रिएट करता है। तुम डिलिशियस इन डंजन। इस एनिमे का प्लॉट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहां एडवेंचरर्स डंजन एक्सप्लोर करते हैं मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। स्टोरी फॉलो करती है लायोस और उसकी पार्टी को। जब उनकी टीममेट फालिन को एक ड्रैगन खा लेता है, तब उनके पास पैसे और फूड खत्म हो जाता है। तब लायोस एक अनयूजुअल आइडिया देता है, क्यों ना डंजन के मॉन्स्टर्स को ही कुक करके खाया जाए। यहाँ एंटर होता है सेंशी, एक ड्वार्फ जो मॉन्स्टर कुकिंग का एक्सपर्ट है। वो उन्हें सिखाता है कैसे डेंजरस क्रीचर्स को डिलिशियस डिशेस में कन्वर्ट किया जाता है। हर एपिसोड में एडवेंचर प्लस कुकिंग का यूनिक मिक्स दिखाया जाता है। स्लाइम्स, ड्रैगन्स और वियर्ड क्रीचर्स सब फूड बन जाते हैं। साथ ही टीम धीरे धीरे डीपर डंजन में जाती है फालिन को बचाने के लिए। स्टोरी का मेन थीम है सर्वाइवल, फ्रेंडशिप और क्रिएटिविटी। लाइट कॉमेडी के साथ डार्क मोमेंट्स भी आते हैं, जो दिखाते हैं कि डंजन वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। डोरोहेडोरो का प्लॉट एक डार्क, वियर्ड और वायलेंट वर्ल्ड में सेट है, जहां 2 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, होल ह्यूमन वर्ल्ड और सॉर्सरर्स का वर्ल्ड। स्टोरी मेनली फॉलो करती है काइमन को, एक आदमी जिसका हेड क्रोकोडाइल जैसा हो गया है और उसकी मेमोरी कंप्लीटली लॉस्ट है। वो होल में रहता है और सॉर्सरर्स को हंट करता है, क्योंकि उसको लगता है किसी सॉर्सरर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। काइमन के साथ उसकी फ्रेंड निकाइदो होती है, जो एक रेस्टोरेंट चलाती है और उसकी हेल्प करती है मिस्ट्री सॉल्व करने में। जब भी काइमन किसी सॉर्सरर को पकड़ता है, वो उसकी माउथ के अंदर देखने को बोलता है। अंदर एक मिस्टीरियस आदमी होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि वो कल्प्रिट है या नहीं। दूसरी साइड एन नाम का पावरफुल सॉर्सरर और उसकी गैंग जैसे शिन और नॉई भी इन्वॉल्व्ड हैं। एन अपने वर्ल्ड का माफिया बॉस है और वो भी काइमन को ढूंढ रहा है। स्टोरी ग्रेजुअली रिवील करती है आइडेंटिटी, मैजिक एक्सपेरिमेंट्स और पैरेलल वर्ल्ड्स का कनेक्शन। ओवरऑल वाइब कियोटिक है, मिक्स ऑफ हॉरर, कॉमेडी और एक्शन विद अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स। कीप योर हैंड्स ऑफ एज़ोकेन का प्लॉट 3 हाई स्कूल गर्ल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो एनिमेशन बनाने का सपना देखती हैं। मेन कैरेक्टर मिदोरी आसाकुसा एक इमेजिनेटिव लड़की है, जिसके दिमाग में हमेशा क्रेजी वर्ल्ड्स और मशीन्स चलती रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी शाई भी है। उसकी मुलाकात होती है सायाका कनामोरी से, जो प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड है। वो प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। फिर एंट्री होती है त्सुबामे मिजुसाकी की, जो एक रिच फैमिली से है और सीक्रेटली एनिमेटर बनना चाहती है। तीनों मिलके स्कूल में एज़ोकेन यानी एनिमेशन क्लब स्टार्ट करती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस होता है रियलिस्टिक और क्रिएटिव एनिमेशन बनाना। स्टोरी का बेस्ट पार्ट है जब वो अपनी इमेजिनेशन को विजुअली एक्सप्लोर करती हैं, जैसे वो अपनी बनाई हुई वर्ल्ड्स में लिटरली घुस जाती हैं। एनिमे सिर्फ फन नहीं बल्कि एनिमेशन प्रोसेस भी दिखाता है, बैकग्राउंड डिजाइन, मूवमेंट, बजटिंग, सब कुछ। कनामुरी इंश्योर करती है कि उनका काम प्रॉफिटेबल हो, जबकि आसाकुसा और मिजुसाकी क्रिएटिविटी पुश करती हैं। ओवरऑल ये स्टोरी पैशन, टीम वर्क और क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन है, जहां ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का स्ट्रगल ब्यूटीफुली दिखाया गया है। रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 का प्लॉट और भी डार्क और इमोशनल हो जाता है। स्टोरी कंटिन्यू होती है सुबारू नात्सुकी के साथ, जो रिटर्न बाय डेथ पावर यूज करके अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश करता है। इस सीजन का मेन फोकस सैंक्चुरी नाम की मिस्टीरियस जगह पर है, जहां एमिलिया और विलेजर्स फंस जाते हैं। सुबारू को मल्टीपल ट्रायल्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली एमिलिया को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपने पास्ट का सामना कर रही होती है। इस प्रोसेस में सुबारू भी अपने ट्रॉमा और फेलियर्स को कन्फ्रंट करता है। एक मेजर रिवील होता है इकीडना के थ्रू, जो विच ऑफ ग्रीड है। वो सुबारू को नॉलेज और गाइडेंस देती है, लेकिन उसकी इंटेंशंस थोड़ी सस्पिशियस होते हैं। साथ ही गारफील और रॉजवेल जैसे कैरेक्टर्स का भी डीपर साइड दिखाया जाता है। रॉजवेल का हिडन एजेंडा और सुबारू के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटेंस बनाता है।
सीजन 2 मेनली इमोशनल ग्रोथ, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट पर फोकस करता है। एक्शन के साथ साइकोलॉजिकल डेप्थ भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां सुबारू सीखता है कि सब कुछ अकेला हैंडल नहीं करना चाहिए। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन का प्लॉट पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देता है। पहले जहां स्टोरी सिर्फ टाइटन से सर्वाइवल तक लिमिटेड थी, अब ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स तक एक्सपैंड हो जाती है। स्टोरी मार्ले नाम के नेशन से स्टार्ट होती है, जहां हमें पता चलता है कि एल्डियंस को कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है और टाइटन्स एक्चुअली एक वॉर वेपन है। एरन येगर अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। वो अपने गोल के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को रेडी है। पैराडाइज आइलैंड और मार्ले के बीच वॉर एस्केलेट होता है और सर्वे को भी अटैक प्लान करता है। जीक येगर का यूथेनेशिया प्लान और एरन का हिडन एजेंडा स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, एरन रंबलिंग स्टार्ट करता है। मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। उसका एम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फाइनल सीजन थीम्स एक्सप्लोर करता है: फ्रीडम, रिवेंज, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और साइकिल ऑफ हेट्रेड। एंड में कैरेक्टर्स को टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं, जहां राइट और रॉन्ग का डिफरेंस ब्लर हो जाता है। ग्रेट प्रिटेंडर का प्लॉट एक स्टाइलिश हाइस्ट और कॉन आर्टिस्ट स्टोरी है, जो दुनिया के अलग अलग सिटीज में सेट है। मेन कैरेक्टर मकोतो एडामुरा जापान का सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रेटेस्ट स्विंडलर है, लेकिन एक्चुअली वो उतना एक्सपर्ट नहीं होता। एक दिन वो लॉरेंट थियरी नाम के मिस्टीरियस फ्रेंच कॉनमैन को स्कैम करने की कोशिश करता है, पर खुद ही उसके गैंग में फंस जाता है। लॉरेंट के साथ एडामुरा ग्लोबल लेवल के क्रिमिनल्स को टारगेट करता है, जैसे ड्रग लॉर्ड्स, करप्ट बिजनेसमैन और माफिया बॉसेस। हर आर्क एक बड़ा कॉन गेम होता है, जहां डिटेल्ड प्लानिंग, एक्टिंग और माइंड गेम्स यूज होते हैं। एडामुरा ग्रेजुअली सीखता है कैसे असली कॉन आर्टिस्ट बनना है, लेकिन अंदर से वो मॉरली कन्फ्लिक्टेड रहता है। स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइड भी है। कैरेक्टर्स के पास्ट, ट्रॉमा और मोटिवेशन स्लोली रिवील होते हैं, स्पेशली लॉरेंट और एडामुरा के। हर स्कैम के एंड में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आते हैं, जो पूरा प्लान फ्लिप कर देते हैं। ओवरऑल वाइब कलरफुल, फास्ट पेस्ड और सिनेमैटिक है, मिक्स ऑफ कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिलर, जहां डिसेप्शन ही सबसे बड़ा वेपन है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी एक वीक हंटर सोंग जिन वू के अराउंड घूमती है, जो दुनिया की सबसे वीकेस्ट ई रैंक हंटर माना जाता है। हंटर्स वो लोग होते हैं जो पोर्टल्स यानी गेट्स के थ्रू मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जिन वू अपनी माँ की ट्रीटमेंट और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डेंजरस डंजन्स में जाता है। एक दिन एक डबल डंजन में फंसने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वहां वो ऑलमोस्ट मर जाता है, लेकिन उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम मिलता है जो उसे गेम लाइक एबिलिटीज देता है। अब जिनवू लेवल अप कर सकता है, क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बढ़ा सकता है, जो नॉर्मली किसी और हंटर के लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे जैसे वो पावरफुल होता है, वो शैडोज को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी पाता है, जिससे वो अपनी आर्मी बना लेता है। स्टोरी ग्रेजुअली सिंपल सर्वाइवल से शिफ्ट होके ग्लोबल थ्रेट्स और पावरफुल एनिमीज तक पहुंचती है। एंड में जिनवू सिर्फ एक हंटर नहीं रहता, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है, जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है हिडन डेंजर्स से। फ्रीरन बियॉन्ड जर्नीज एंड की स्टोरी एक इमोशनल और थॉटफुल जर्नी है, जो टिपिकल फैंटेसी एंडिंग के बाद स्टार्ट होती है। स्टोरी फॉलो करती है एल्फ मेज फ्रीरन को, जो एक हीरो पार्टी का पार्ट थी। उन्होंने डीमन किंग को डिफीट करके दुनिया को सेव किया था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फ्रीरन एक एल्फ है, जिसका लाइफ स्पैन ह्यूमन से बहुत ज्यादा होता है। जब उसके ह्यूमन कंपेनियंस जैसे हिमिल धीरे धीरे एज होके मरने लगते हैं, तब फ्रीरन रियलाइज करती है कि उसने उनके साथ स्पेंड किया टाइम एक्चुअली कितना वैल्यूएबल था, पर वो उस वक्त समझ नहीं पाई। इस रिग्रेट के साथ फ्रीरन एक नई जर्नी स्टार्ट करती है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स। वो नई कंपेनियंस बनाती है, जैसे फर्न और स्टार्क, और अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है। स्टोरी में एक्शन कम और इमोशंस, मेमोरीज और टाइम की इम्पैक्ट भी ज्यादा फोकस है। ये एनिमी दिखाता है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जर्नी और लोगों के साथ कनेक्शंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दान दा दान की स्टोरी एक क्रेजी मिक्स है सुपरनैचुरल हॉरर, एलियंस और कॉमेडी का। मेन कैरेक्टर्स हैं मोमो अयासे, जो घोस्ट्स और स्पिरिट्स पर बिलीव करती है, और केन ताकाकुरा, ओकारून,
जो एलियंस पर स्ट्रांगली बिलीव करता है। दोनों एक दूसरे के बिलीव्स को रॉन्ग प्रूव करने के लिए चैलेंज लेते हैं। मोमो एलियंस के प्रूफ के लिए जाती है और ओकारून घोस्ट्स के। पर ट्विस्ट ये है कि दोनों ही सच निकलते हैं। मोमो को एलियंस मिलते हैं और ओकारून को इविल स्पिरिट्स। इसी एनकाउंटर के बाद ओकारून को एक कर्स्ड स्पिरिट की वजह से स्ट्रेंज पावर्स मिल जाती हैं, जबकि मोमो अपनी साइकिक एबिलिटीज अनलॉक करती है। अब दोनों मिलकर डेंजरस योकाई यानी स्पिरिट्स और एलियन से फाइट करते हैं। हर आर्क में नई वियर्ड एनिमीज और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आती हैं, जो स्टोरी को फन और इंटेंस बनाती हैं। स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और थोड़ी रोमांस भी एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल दान दा दान एक फास्ट पेस्ड, अनप्रेडिक्टेबल और हिलेरियस राइड है, जहां हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। द अपोथेकेरी डायरीज की स्टोरी एक इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट गर्ल माओ माओ के अराउंड घूमती है, जो एक स्किल्ड अपोथेकेरी मेडिसिन एक्सपर्ट होती है। वो ओरिजिनली एक सिंपल लाइफ जी रही होती है, लेकिन अचानक उसे किडनैप करके रॉयल पैलेस में सर्वेंट बना दिया जाता है। पैलेस में काम करते हुए माओ माओ क्वाइटली अपनी नॉलेज यूज करती है, स्पेशली पॉइजन्स और मेडिसिन्स के बारे में। जब एम्परर के बच्चों की मिस्टीरियस इलनेस का केस आता है, माओ माओ सीक्रेटली उसका सोल्यूशन निकाल लेती है। उसकी इंटेलिजेंस जल्द ही जिनशी, एक हाई रैंकिंग एंड मिस्टीरियस ऑफिशियल की नजर में आ जाती है। जिनशी माओ माओ को पैलेस के कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व करता है, जैसे पॉइजनिंग, कंस्पिरेसीज और हिडन सीक्रेट्स। माओ माओ अपनी काम थिंकिंग और लॉजिकल डिडक्शन से हर मिस्ट्री को सॉल्व करती है, बिना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट किए। स्टोरी में पॉलिटिक्स, मिस्ट्री और सटल रोमांस का मिक्स है। धीरे धीरे माओ माओ का पास्ट और जिनशी का सीक्रेट भी रिवील होता है। ओवरऑल ये एनिमे एक स्मार्ट, स्लो बर्न मिस्ट्री है, जो ब्रेन्स ओवर एक्शन को हाईलाइट करता है। काइजू नंबर 8 की स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां जायंट मॉन्स्टर्स यानी काइजू रेगुलरली सिटीज पर अटैक करते हैं। जापान में डिफेंस फोर्स नाम की स्पेशल टीम होती है जो इन काइजू से लड़ती है। मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो बचपन से ड्रीम देखता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन मल्टीपल फेलियर्स के बाद वो एक क्लीन अप क्रू में काम करता है, जहां उसे काइजू के डेड बॉडीज क्लीन करने पड़ते हैं। एक दिन एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में काफका की बॉडी में एक स्ट्रेंज काइजू एंटर कर जाता है, जिससे वो खुद एक पावरफुल काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे लेटर काइजू नंबर 8 नाम दिया जाता है। अब काफका के पास एक डबल लाइफ होती है। एक साइड वो ह्यूमन है जो अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहता है, और दूसरी साइड वो एक डेंजरस काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जैसे जैसे वो अपनी पावर्स कंट्रोल करता है, वो सीक्रेटली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है। स्टोरी में एक्शन, टेंशन और आइडेंटिटी स्ट्रगल का स्ट्रॉन्ग मिक्स है, जहां काफका को डिसाइड करना पड़ता है कि वो मॉन्स्टर है या हीरो। सैमुराई चैंपलो का स्टोरी ईडो एरा जापान में सेट है, लेकिन इसमें हिप हॉप वाइब्स का यूनिक ट्विस्ट दिया गया है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब फू नाम की एक यंग गर्ल दो टोटली ऑपोजिट सैमुराई, मुगेन और जिन, को एक फाइट के बाद बचाती है और उन्हें अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है। फू का गोल है सनफ्लावर सैमुराई को ढूंढना, जिसका पास्ट उससे डीपली कनेक्टेड है। मुगेन एक वाइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल फाइटर है जिसका स्टाइल ब्रेक डांस जैसा लगता है, जबकि जिन काम, डिसिप्लिन्ड और ट्रेडिशनल सैमुराई है। दोनों का कांस्टेंट क्लैश होता है, लेकिन जर्नी के दौरान उनके बीच बॉन्ड डेवलप होता है। हर एपिसोड में अलग अलग एडवेंचर्स, फाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी। स्टोरी ग्रेजुअली उनके पास्ट और मोटिवेशंस को रिवील करती है। फाइनल आर्क में फू अपने पास्ट का सच जानती है और ट्रियो का जर्नी एक इमोशनल कंक्लूजन तक पहुंचता है। ये एनिमे एक्शन, म्यूजिक और डीप स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड है। गुर्रेन लागन का प्लॉट एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहां ह्यूमंस अंडरग्राउंड विलेजेस में रहने पर मजबूर हैं। स्टोरी फॉलो करती है साइमन, एक शाय और इनसिक्योर बॉय, और उसका बोल्ड, फियरलेस ब्रो कमीना को। एक दिन साइमन को एक छोटा सा ड्रिल शेप्ड की और एक मिस्टीरियस मेका मिलता है जिसे लागन कहते हैं। कमीना का ड्रीम है सरफेस वर्ल्ड देखना, और जब वो दोनों योको नाम की एक गन विल्डिंग गर्ल से मिलते हैं, तब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। सरफेस पर जाके उन्हें पता चलता है कि बीस्टमैन नाम के एनिमीज ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग जाइंट रोबोट्स कॉल्ड गनमैन। कमीना और साइमन अपना मेका गुर्रेन लागन बनाते हैं और रिबेलियन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ग्रेजुअली ग्रो होती है, फ्रॉम स्मॉल फाइट्स टू गैलेक्सी लेवल बैटल्स। साइमन का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे पावरफुल है, जो एक वीक बॉय से यूनिवर्स सेविंग हीरो बन जाता है। एनिमे का मेन थीम है नेवर गिव अप और अपनी लिमिट्स को तोड़ना।
इमोशनल मूवमेंट्स, एपिक फाइट्स और मोटिवेशनल डायलॉग्स इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। किल ला किल का प्लॉट एक ओवर द टॉप एक्शन वर्ल्ड में सेट है, जहां पावर का सोर्स है स्पेशल यूनिफॉर्म्स कॉल्ड गोकू यूनिफॉर्म्स। स्टोरी फॉलो करती है रियोको मटोई, एक रिबेलियस गर्ल जो अपने फादर के किलर को ढूंढ रही है। उसके पास एक हाफ सिजर ब्लेड होता है जो मिस्ट्री से लिंक्ड है। रियोको होन्नोजी एकेडमी आती है, जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सात्सुकी किरियो एनरोल करती हैं और पावरफुल यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देती हैं। रियोको को एक लिविंग यूनिफॉर्म मिलता है, सेंकेत्सु, जो उसका ब्लड कंज्यूम करके उसे इमेंस पावर देता है। दोनों मिलकर सात्सुकी और उसकी एलीट सोल्जर्स का सामना करते हैं। जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, सीक्रेट्स रिवील होते हैं अबाउट लाइफ फाइबर्स जो ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रियोको और सात्सुकी के बीच राइवलरी डीपर कनेक्शन में बदलती है। फाइनल आर्क में दुनिया को लाइफ फाइबर्स की थ्रेट से बचाने के लिए इंटेंस बैटल्स होती हैं। एनिमे का टोन स्टाइलिश, फास्ट पेस्ड और इमोशनल है, विद थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, फ्रीडम और रिबेलियन। फेट ज़ीरो का प्लॉट एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहां फोर्थ होली ग्रेल वॉर चल रही होती है। इस वॉर में 7 मेजेस, मास्टर्स, अपने लेजेंडरी हीरोज, सर्वेंट्स को समन करते हैं, जैसे किंग्स, वॉरियर्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स, टू फाइट फॉर द होली ग्रेल, जो किसी भी विश को ग्रांट कर सकता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है किरीत्सुगु एमिया पर, जो एक कोल्ड और प्रैक्टिकल असैसिन है, और उसका सर्वेंट सेबर, किंग आर्थर। किरीत्सुगु का गोल पीस लाना है, लेकिन उसके मेथड्स मॉरली ग्रे हैं। दूसरी तरफ किरी कोटोमाइन है, जो अपनी एग्जिस्टेंस और पर्पस को समझने की स्ट्रगल में है। हर मास्टर और सर्वेंट का अपना आइडियोलॉजी और मोटिवेशन होता है, जिस वजह से इंटेंस बैटल्स और माइंड गेम्स होते हैं। वॉर सिर्फ पावर का नहीं, बिलीव्स का क्लैश भी बन जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, बिट्रियल, सैक्रिफाइसेस और ट्रैजिक आउटकम सामने आते हैं। एंड में ग्रेल का डार्क ट्रूथ रिवील होता है, जो सब कुछ चेंज कर देता है। एनिमे का टोन सीरियस, इमोशनल और फिलोसॉफिकल है, जो हीरोइज्म और मोरालिटी को डीपली एक्सप्लोर करता है। फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स का प्लॉट 5th होली ग्रेल वॉर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां मेजेस अपने सर्वेंट्स के साथ फाइट करते हैं टू विन द ग्रेल। स्टोरी फॉलो करती है शीरो एमिया, एक काइंड हार्टेड बट नाइव बॉय जिसका ड्रीम है हीरो ऑफ जस्टिस बनना। वो एक्सीडेंटली वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी सर्वेंट सेबर को समन करता है। शीरो की लाइफ चेंज होती है जब वो रिन टोसाका से मिलता है, जो एक स्किल्ड मेज है, और दोनों टेम्पररी अलायंस बना लेते हैं। मेन कॉन्फ्लिक्ट तब डीपन होता है जब आर्चर नाम का मिस्टीरियस सर्वेंट एंटर होता है, जिसका पास्ट और आइडेंटिटी शीरो से डीपली कनेक्टेड है। स्टोरी का कोर फोकस शीरो के आइडियल्स पर है, क्या सबको सेव करना पॉसिबल है या नहीं। आर्चर और शीरो के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश इंटेंस हो जाता है, जो सेल्फ डाउट और हार्श रियलिटी को हाईलाइट करता है। जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होती है, सीक्रेट्स अबाउट ग्रेल और कैरेक्टर्स रिवील होते हैं। फाइनल आर्क में शीरो अपनी बिलीव्स को एक्सेप्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के साथ फाइट करता है। एनिमे एक्शन, फिलॉसफी और कैरेक्टर डेप्थ का पावरफुल मिक्स है। क्लैनाड आफ्टर स्टोरी का प्लॉट क्लैनाड के बाद कंटिन्यू होता है, जहां स्टोरी हाई स्कूल लाइफ से रियल अडल्ट लाइफ की तरफ शिफ्ट होती है। मेन फोकस है टोमोया ओकाजाकी और नागिसा फुरुकावा के रिलेशनशिप पर। स्कूल खत्म होने के बाद टोमोया अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट करता है और एक इलेक्ट्रिशियन की जॉब ज्वाइन करता है, जबकि नागिसा अपना ड्रीम परस्यू करती है। दोनों शादी करते हैं और एक सिंपल बट इमोशनल मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टोन यहाँ से ज्यादा मैच्योर और रियलिस्टिक हो जाता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और इमोशनल चैलेंजेस। नागिसा की प्रेगनेंसी और उसके बाद जो ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं, वो स्टोरी को डीपली हार्ट ब्रेकिंग बना देते हैं। टोमोया डिप्रेशन और लोनलीनेस से फाइट करता है, लेकिन अपनी डॉटर उशियो के साथ बॉन्ड ग्रेजुअली रीबिल्ड करता है। फाइनल पार्ट में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के थ्रू होप और रिडेम्पशन का मैसेज मिलता है। एनिमे का कोर थीम है फैमिली, लव, लॉस और सेकंड चांसेस, जो इसे इमोशनली पावरफुल मास्टरपीस बनाता है। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का प्लॉट मेनली कलिंग गेम आर्क पे फोकस करता है, जो स्टोरी को और डार्क और इंटेंस बना देता है। यूजी इटादोरी, मेगुमी फुशिगुरो और उनके एलाइज को अलग अलग कॉलोनीज में एंटर करना पड़ता है, जहां डेडली सॉर्सरर्स और कर्स्ड यूजर्स फाइट करते हैं सर्वाइवल के लिए। केंजाकू का मास्टर प्लान ये है कि ह्यूमंस को इवॉल्व करके एक पावरफुल कर्स्ड एनर्जी सिस्टम क्रिएट करे। इस गेम के रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जो टेंशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं।
यूजी अपने गिल्ट और सुकुना के थ्रेट के साथ स्ट्रगल करता है, जबकि मेगुमी अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए डेंजरस डिसीजंस लेता है। नए पावरफुल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे किंजी हकारी, जिसका यूनिक डोमेन एक्सपेंशन फाइट्स को और एक्साइटिंग बना देता है। बैटल ज्यादा स्ट्रेटेजिक और ब्रूटल हो जाती हैं, जहां सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इंटेलिजेंस भी मैटर करती है। ओवरऑल सीजन 3 एक हाई स्टेक सर्वाइवल गेम है, जहां ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और पावर का रियल टेस्ट होता है, और स्टोरी फ्यूचर की इवन बिगर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सेटअप करती है। डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा का इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टोरी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, जहां फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। मूजान किबुत्सुजी अपनी पावरफुल एबिलिटी यूज करके सब डीमन स्लेयर्स को इन्फिनिटी कैसल के अंदर ट्रैप कर देता है, एक शिफ्टिंग मेज लाइक डिमेंशन जहां एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तांजीरो कमादो, नेजुको कमादो और हाशिरा लोग अलग अलग जगह स्प्लिट हो जाते हैं, जहां उन्हें अपर रैंक डीमंस का सामना करना पड़ता है। हर फाइट इंटेंस और इमोशनल होती है, जैसे शिनोबु कुचो वर्सेस डोमा और जेनित्सु आगात्सुमा का अपने पास से कनेक्टेड एनिमी के साथ बैटल। कैसल कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, जिस वजह से कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। मीनवाइल मूजान अपनी अल्टीमेट गोल परफेक्ट इमोर्टैलिटी को अचीव करने के लिए टाइम बाय करता है। आर्क का मेन थीम सैक्रिफाइस, रिवेंज और डिटर्मिनेशन है। हर कैरेक्टर अपनी लिमिट्स पुश करता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स अपनी जान दांव पे लगा देते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। ये आर्क इमोशनल और एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स बिल्ड करता है फाइनल शोडाउन के लिए। चेनसॉ मैन का रीजे आर्क, बॉम्ब गर्ल आर्क स्टोरी को इमोशनल और शॉकिंग डायरेक्शन देता है। डेंजी एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसकी मुलाकात होती है रीजे से, एक स्वीट और मिस्टीरियस गर्ल जो कैफे में काम करती है। दोनों के बीच क्विकली बॉन्ड डेवलप होता है और डेंजी को पहली बार जेन्युइन लव जैसा फील होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रीजे एक्चुअली एक डेंजरस हाइब्रिड है, बॉम्ब डेविल, जो सीक्रेटली डेंजी को कैप्चर करने के मिशन पर होती है। जब ट्रूथ रिवील होता है, स्टोरी सडनली ब्रूटल एक्शन में शिफ्ट हो जाती है। रीजे और डेंजी के बीच इंटेंस फाइट्स होती हैं, जहां इमोशंस और ड्यूटी क्लैश करते हैं। मकीमा भी इंटरवीन करती है, अपनी मैनिपुलेटिव नेचर दिखाते हुए, और सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेती है। रीजे डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी डेंजी के लिए रियल फीलिंग्स डेवलप कर लेती है, जो आर्क को ट्रैजिक बना देता है। एंड में लव और फ्रीडम का आइडिया हाईलाइट होता है। डेंजी एक सिंपल लाइफ चाहता है, लेकिन उसकी रियलिटी हमेशा वायलेंस और कंट्रोल से घिरी रहती है। रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3 का प्लॉट मेनली प्रीस्टेला सिटी आर्क पे फोकस करता है, जहां स्टोरी एक लार्ज स्केल क्राइसिस में टर्न हो जाती है। सुबारू, नात्सुकी, एमिलिया और उनके एलाइज एक रॉयल गैदरिंग के लिए सिटी में आते हैं, लेकिन सडनली विच कल्ट अटैक कर देता है। डिफरेंट सिन आर्च बिशप्स जैसे रेगुलस कॉनियस, ग्रीड और सीरियस रोमनी कॉन्टी रॉथ सिटी को कियोस में डाल देते हैं। प्रीस्टेला एक वाटर बेस्ड सिटी है और एनिमीज फ्लड गेट्स कंट्रोल करके डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। सुबारू को अपनी रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी का यूज करके मल्टीपल टाइमलाइंस में स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, ताकि सबको सेव कर सके। हर लूप में वो ज्यादा पेन और फेलियर फेस करता है, लेकिन स्लोली एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। फाइट्स ज्यादा टैक्टिकल हो जाती हैं, जहां टीम वर्क और ट्रस्ट की रोल प्ले करते हैं। एमिलिया भी अपनी ग्रोथ दिखाती है एज अ लीडर। ओवरऑल सीजन 3 हाई स्टेक्स बैटल्स, इमोशनल स्ट्रगल्स और स्मार्ट प्लानिंग का मिक्स है, जो स्टोरी को नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी तक ले जाता है। ब्लू लॉक सीजन 2 का प्लॉट सेकंड सिलेक्शन और U20 जापान मैच के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां इंटेंसिटी और कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। यूइची इसागी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए नए चैलेंजेस फेस करता है, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस, टीम सिनर्जी को समझने में। सेकेंड सिलेक्शन में प्लेयर्स स्मॉल टीम्स में डिवाइड होते हैं, जहां उन्हें दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना होता है। इसागी का क्लैश होता है रिन इतोशी और ryusei शिडू जैसे टॉप टियर स्ट्राइकर से, जो उसको मेंटली और फिजिकली पुश करते हैं। बाद में ब्लू लॉक टीम का बिगेस्ट टेस्ट आता है, जापान U20 नेशनल टीम के अगेंस्ट मैच। ये मैच डिसाइड करेगा कि ब्लू लॉक प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा या बंद हो जाएगा। ईगो, टीम वर्क और इंडिविजुअल टैलेंट का परफेक्ट बैलेंस यहाँ देखने को मिलता है। इसागी ग्रेजुअली अपनी स्पेशल अवेयरनेस एबिलिटी को मास्टर करता है और एक ट्रू स्ट्राइकर बनने के क्लोजर आ जाता है। सीजन 2 का थीम है ईगो वर्सेस टीम, और कैसे एक स्ट्राइकर को सेल्फिश होके भी टीम को लीड करना पड़ता है। क्यों रिवेंजर्स की स्टोरी एक
टाइम ट्रैवल बेस्ड इमोशनल और एक्शन पैक जर्नी है। मेन कैरेक्टर टाकेमिची हानागाकी एक लूजर टाइप अडल्ट होता है जो अपनी लाइफ से अनहैप्पी है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मिडिल स्कूल गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना को टोक्यो मंजी गैंग ने मार दिया। सडनली टाकेमिची टाइम ट्रैवल करके 12 साल पहले चला जाता है जब वो स्कूल में था। वहां उसका गोल सिंपल है, पास्ट चेंज करके हिनाता को बचाना। इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है गैंग के लीडर माइकी मांजीरो सानो और उसके राइट हैंड ड्रेकन केन रियुगुजी से। टाकेमिची बार बार पास्ट और प्रेजेंट के बीच ट्रैवल करता है, हर बार छोटी छोटी चेंजेस करके फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन गैंग्स, बिट्रियल और वायलेंस की वजह से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। स्टोरी मेनली फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और सेकंड चांसेस के अराउंड रिवॉल्व करती है। टाकेमिची फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसकी विल पावर और डिटर्मिनेशन ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन एक साइकोलॉजिकल, साईफाई और एक्शन एनिमे है जो फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर शिंजी इकारी है जो एक इंट्रोवर्टेड और इमोशनली कंफ्यूज टीनेजर है। अर्थ पर मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स, जिन्हें एंजल्स कहा जाता है, अटैक करते हैं। इनसे लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नर्व जायंट बायोमैकेनिकल रोबोट्स ईवाज यूज करती है। शिंजी को फोर्स किया जाता है कि वो ईवा यूनिट 01 पायलट करे और ह्यूमैनिटी को बचाए। शिंजी के साथ और पायलट्स भी होते हैं जैसे आसुका लैंगली सोर्यू और रे आयानामी, जिनके अपनी इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं। जैसी जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, बैटल्स के साथ साथ कैरेक्टर्स के इनर फियर्स, डिप्रेशन और आइडेंटिटी इश्यूज एक्सप्लोर होते हैं। स्टोरी ग्रेजुअली डीपर हो जाती है, जहां रियलिटी, एग्जिस्टेंस और ह्यूमन माइंड के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं। फाइनल में ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रोजेक्ट रिवील होता है, जिसका एम है सब ह्यूमंस को एक सिंगल कॉन्शियसनेस में मर्ज करना। ओवरऑल ये एनिमी सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जर्नी है। काउबॉय बीबॉप एक स्टाइलिश स्पेस वेस्टर्न एनिमे है जो फ्यूचर में सेट है, जहां ह्यूमंस अलग अलग प्लैनेट्स पर रहते हैं। स्टोरी मेनली बाउंटी हंटर्स या काउबॉयज के ग्रुप के अराउंड घूमती है जो क्रिमिनल्स को पकड़कर रिवॉर्ड अर्न करते हैं। मेन कैरेक्टर स्पाइक स्पीगल एक कूल, लेड बैक और मिस्टीरियस बाउंटी हंटर है जिसका डार्क पास्ट उसे कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करता है। उसके साथ उसका पार्टनर जेट ब्लैक है जो एक्स कॉप है और प्रैक्टिकल माइंडसेट रखता है। बाद में उनकी टीम में फे वैलेंटाइन एक कनिंग कॉन आर्टिस्ट, एडवर्ड एक सेंट्रिक हैकर और एक इंटेलिजेंट डॉग आइन भी ज्वाइन करते हैं। हर एपिसोड में ये लोग नए क्रिमिनल्स का हंट करते हैं, लेकिन अक्सर पैसा मिलने से पहले ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्टोरी एपिसोडिक है, पर स्पाइक का पास्ट और उसका कनेक्शन विलन विशियस के साथ ग्रेजुअली रिवील होता है। थीम्स लोनलीनेस, रिग्रेट और पास्ट से एस्केप ना कर पाने के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओवरऑल ये एनिमे एक्शन, म्यूजिक और डीप इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड है। ट्राइगन एक एक्शन पैक्ड साईफाई वेस्टर्न एनिमे है जो एक डेजर्ट लाइक प्लैनेट पर सेट है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर वाश द स्टैम्पीड है, जिसे ह्यूमनॉइड टाइफून कहा जाता है क्योंकि जहां भी वो जाता है डिस्ट्रक्शन होता है। उसके सर पर ह्यूज बाउंटी होती है, इसलिए लोग उसे डेंजरस क्रिमिनल समझते हैं। रियलिटी में वाश एक काइंड हार्टेड और पीस लविंग इंसान है जो किसी को मारना नहीं चाहता। वो हमेशा ट्राई करता है कि फाइट्स बिना किलिंग के एंड हो। उसके पीछे 2 इंश्योरेंस एजेंट्स मेरिल स्ट्राइफ और मिली थॉम्सन रहते हैं जो उसके एक्शन से होने वाले डैमेज को असेस करते हैं। जैसे जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, वाश का डार्क पास्ट रिवील होता है, स्पेशली उसका कनेक्शन उसके ट्विन ब्रदर मिलियंस नाइफ से जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एनिमे ग्रेजुअली कॉमेडी से सीरियस टोन में शिफ्ट होता है, जहां मॉरल डिलेमास, पेन और सैक्रिफाइस एक्सप्लोर होते हैं। वाश का स्ट्रगल ये दिखाता है कि काइंडनेस और पीस मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है एक वायलेंट वर्ल्ड में। जुजुत्सु काइसन की स्टोरी एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहां कर्सेस नाम के इविल स्पिरिट्स ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं। मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना की फिंगर खा लेता है। इसके बाद पावरफुल कर्स र्योमन सुकुना उसके अंदर आ जाता है। यूजी को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिलता है, लेकिन टीचर सातोरू गोजो उसे बचाकर टोक्यो जुजुत्सु हाई में एडमिशन दिलाता है, जहां वो कर्सेस से लड़ना सीखता है। वहां यूजी की दोस्ती होती है मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी से। टुगेदर वो डेंजरस कर्सेस और एनिमीज का सामना करते हैं। स्टोरी एक्शन के साथ साथ डेथ, फियर और पर्पस जैसी थीम्स एक्सप्लोर करती है। यूजी का मेन गोल है सुकुना की सारी फिंगर्स कलेक्ट करना, ताकि उसे परमानेंटली डिस्ट्रॉय किया जा सके, इवन अगर उसके लिए उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़े।
अनदर का प्लॉट एक डार्क मिस्ट्री हॉरर स्टोरी है जो एक कर्स्ड क्लासरूम के अराउंड घूमता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कोइची साकाकीबारा नाम का लड़का योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल में ट्रांसफर होता है। उसकी क्लास 3-3 में एक अजीब एटमॉस्फेयर होता है। सब लोग एक लड़की मे मिसाकी को इग्नोर करते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोइची को ये सब स्ट्रेंज लगता है और वो मे से बात करना शुरू करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि क्लास पर एक डेडली कर्स है जो 1972 से चल रहा है। हर साल इस क्लास में एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है जो असल में डेड होता है और इस वजह से स्टूडेंट्स और उनके रिलेटिव्स की मिस्टीरियस और वायलेंट डेथ्स होने लगती हैं। कर्स को रोकने के लिए क्लास एक रूल फॉलो करती है, एक स्टूडेंट को नॉन एग्जिस्टेंट ट्रीट करना। इस साल वो मे होती है, लेकिन कोइची के इंटरफियर करने से कर्स एक्टिवेट हो जाता है और डेथ्स और भी ब्रूटल हो जाती हैं। फाइनली कोइची और मे मिलकर सच का पता लगाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स्ट्रा कौन है। स्टोरी इंटेंस, सस्पेंसफुल और शॉकिंग एंडिंग के साथ क्लोज होती है। मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो मोरालिटी और ह्यूमन नेचर को डीपली एक्सप्लोर करता है। स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर केंजो टेनमा को, जो जर्मनी में एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन है। एक दिन उसके पास 2 पेशेंट्स आते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक छोटा लड़का जोहान लीबर्ट। हॉस्पिटल प्रेशर के बावजूद टेनमा लड़के की जान बचाता है, पॉलिटिशियन की नहीं। इस डिसीजन से उसकी करियर डाउनफॉल शुरू हो जाती है। कुछ सालों बाद मिस्टीरियस मर्डर्स होने लगते हैं और टेनमा को शॉकिंगली पता चलता है कि जोहान ही एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन चुका है। टेनमा गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने ही जोहान की लाइफ सेव की थी। फिर टेनमा एक जर्नी पर निकलता है जोहान को ढूंढने और उसे रोकने के लिए। इस जर्नी में उसे जोहान की डार्क पास्ट, ऑर्फन एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में पता चलता है। स्टोरी में जोहान एक टेरिफाइंग इंटेलिजेंट विलन है जो लोगों के दिमाग से खेलता है। टेनमा का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर होने के नाते लाइफ बचाना या जोहान के मारना मेन थीम है। एनिमे सस्पेंस, फिलॉसफी और डीप इमोशंस के साथ एक इंटेंस एक्सपीरियंस देता है। साइकोपास एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक थ्रिलर है जो सोसाइटी के कंट्रोल और जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी सेट है फ्यूचर जापान में, जहां सिबिल सिस्टम नाम का एआई लोगों की माइंड को स्कैन करके उनका साइकोपास मेजर करता है। ये सिस्टम बताता है कि कोई इंसान क्रिमिनल बन सकता है या नहीं। अगर किसी का क्राइम कोएफिशिएंट हाई हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट या एलिमिनेट कर सकती है इवन बिफोर क्राइम हैपेंस। मेन कैरेक्टर अकाने चुनेमोरी एक न्यू इंस्पेक्टर है जो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में ज्वाइन करती है। वहां वो एनफोर्सर्स के साथ काम करती है। ये वो लोग होते हैं जिनका साइकोपास ऑलरेडी हाई होता है, इसलिए वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करते हैं। केस के दौरान अकाने का सामना होता है शोगो माकीशिमा से, जो एक डेंजरस क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जिसका साइकोपास सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। वो सिस्टम की फ्लॉज एक्सपोज करता है और सोसाइटी की फेक पीस को चैलेंज करता है। अकाने धीरे धीरे समझती है कि जस्टिस सिर्फ नंबर्स से डिसाइड नहीं होता। स्टोरी डीप क्वेश्चंस उठाती है, फ्री विल वर्सेस कंट्रोल, और क्या परफेक्ट सिस्टम एक्चुअली फेयर हो सकता है या नहीं। योर लाई इन अप्रैल एक इमोशनल म्यूजिक बेस्ड स्टोरी है जो लव, लॉस और हीलिंग को ब्यूटिफुली दिखाती है। स्टोरी फॉलो करती है कोसे यारिमा को, जो एक पियानो प्रोडिजी था। उसकी मदर की डेथ के बाद वो मेंटली ब्रेक हो जाता है और पियानो की आवाज सुन नहीं पाता, इसलिए वो म्यूजिक छोड़ देता है। उसकी लाइफ डल और कलरलेस हो जाती है। फिर एंट्री होती है काओरी मियाज़ोनो की, जो एक फ्री स्पिरिटेड वायलिनिस्ट है। काओरी का प्लेइंग स्टाइल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अपनी फीलिंग से परफॉर्म करती है। वो कोसे को दोबारा म्यूजिक की दुनिया में लाती है और उसकी लाइफ में कलर्स भर देती है। धीरे धीरे कोसी अपने पास ट्रॉमा का सामना करता है और स्टेज पर वापस आता है। काओरी उसे इंस्पायर करती है कि वो अपनी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करे। लेकिन स्टोरी में एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट है। काओरी एक सीरियस इलनेस से सफर कर रही होती है। उसका लाई एंड में रिवील होता है, जो कोसी के लिए लाइफ चेंजिंग बन जाता है। एनिमे डीपली इमोशनल है, जहां म्यूजिक और लव मिलकर एक अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्लैनेट एक इमोशनल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है जो फैमिली, लव और रिलेशनशिप्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। स्टोरी फॉलो करती है टोमोया ओकाजाकी को, जो एक डिलिंक्वेंट स्टूडेंट है और लाइफ से बोर्ड रहता है। उसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप भी वीक होता है, इसीलिए वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करता है। एक दिन वो नागिसा फुरुकावा से मिलता है, जो एक शाय और काइंड गर्ल है जो अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से स्कूल रिपीट कर रही होती है।
टोमोया उसकी हेल्प करता है ड्रामा क्लब को रिवाइव करने में और धीरे धीरे उनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स और इमोशनल बैक स्टोरी होती है। टोमोया सबकी हेल्प करता है और इस प्रोसेस में वो खुद भी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। सेकेंड पार्ट क्लैनेट आफ्टर स्टोरी और भी इमोशनल है, जहां टोमोया और नागिसा की मैरिड लाइफ, स्ट्रगल्स और फैमिली इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है। लाइफ के हार्डशिप्स, लॉस और होप को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। एनिमे एक पावरफुल मैसेज देता है, फैमिली और कनेक्शंस ही लाइफ का रियल स्ट्रेंथ होते हैं। ब्लीच की स्टोरी एक नॉर्मल टीनेजर इचिगो कुरोसाकी से स्टार्ट होती है, जो सडनली सोल रीपर पावर्स गेन कर लेता है। उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब वो रूकिया नाम की सोल रीपर से मिलता है। सोल रीपर्स का काम होता है इविल स्पिरिट्स यानी हॉलोज को डिस्ट्रॉय करना और लॉस्ट सोल्स को सोल सोसाइटी भेजना। इचिगो अपनी पावर्स यूज करके हॉलोज से लोगों को बचाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि सोल सोसाइटी के अंदर भी सीक्रेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जब रूकिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, इचिगो अपने फ्रेंड्स के साथ सोल सोसाइटी जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ इंटेंस फाइट्स, पावरफुल कैप्टन्स और डीप पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। आगे स्टोरी और डार्क हो जाती है जब अरैंकार्स और मेन विलन आइजन एंटर करता है, जो वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है। इचिगो को अपनी इनर पावर्स समझनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग हिज हॉलो साइड। ओवरऑल ब्लीच एक मिक्स है एक्शन, फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी स्ट्रगल का, जहां इचिगो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। वन पंच मैन की स्टोरी एक सिंपल लुकिंग हीरो साइतमा के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो इतना पावरफुल है कि किसी भी एनिमी को सिर्फ एक पंच से डिफीट कर देता है। पहले वो नॉर्मल आदमी था, लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स डेली के बाद उसने अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ गेन कर ली। प्रॉब्लम ये है कि साइतमा के लिए फाइट्स बोरिंग हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी उसका मैच नहीं कर पाता। वो एक रियल चैलेंज ढूंढता रहता है जिससे उसे एक्साइटमेंट मिले। इस जर्नी में उसकी मुलाकात जेनोस से होती है, जो एक साइबॉग है और साइतमा का डिसाइपल बन जाता है। दोनों हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें डिफरेंट रैंक्स और मिशंस मिलते हैं। स्टोरी में मॉन्स्टर्स का अटैक, पावरफुल विलन्स और सोसाइटी का हीरो सिस्टम एक्सप्लोर होता है। साइतमा डिस्पाइट बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल करता है। ओवरऑल वन पंच मैन एक यूनिक मिक्स है एक्शन, कॉमेडी और सैटायर का, जो सुपर हीरो जॉनर को एक फ्रेश और फनी ट्विस्ट देता है। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की स्टोरी नाओफुमी इवातानी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसे एक मैजिकल वर्ल्ड में समन किया जाता है एज वन ऑफ द 4 कार्डिनल हीरोज, जहां हर हीरो के पास एक लेजेंडरी वेपन होता है। नाओफुमी को शील्ड मिलता है, जो ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव वेपन है। शुरू में ही उसके साथ बिट्रियल हो जाता है जब प्रिंसेस उस पर फॉल्स एक्यूजेशन लगा देती है। इसके बाद सब लोग उससे हेट करने लगते हैं और वो कंप्लीटली अलोन हो जाता है। ट्रस्ट इश्यूज के साथ नाओफुमी सर्वाइव करने के लिए स्लेव रफ्तालिया को बाय करता है, जो धीरे धीरे उसकी लॉयल कंपेनियन बन जाती है। वर्ल्ड को वेव्स ऑफ कैटास्ट्रोफी नाम के डेडली अटैक से बचाना हीरोज का मेन गोल होता है। नाओफुमी अपनी शील्ड एबिलिटीज को क्रिएटिवली यूज करके स्ट्रॉन्ग बनता है और लोगों की रिस्पेक्ट वापस अर्न करता है। स्टोरी में रिवेंज, ट्रस्ट, ग्रोथ और रिडेम्पशन का स्ट्रॉन्ग थीम है। शील्ड हीरो एक इमोशनल और एक्शन पैक जर्नी दिखाता है, जहां एक हेटेड हीरो ग्रेजुअली ट्रू सेवियर बन जाता है। कुरोको की बास्केटबॉल की स्टोरी हाई स्कूल बास्केटबॉल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां टेत्सुया कुरोको एक मिस्टीरियस प्लेयर है, जो जेनरेशन ऑफ मिरेकल्स टीम का फॉर्मर मेंबर था। ये टीम मिडिल स्कूल में अनबीटेबल थी, लेकिन अब सब प्लेयर्स डिफरेंट स्कूल्स में स्प्लिट हो गए हैं। कुरोको सेरेन हाई स्कूल ज्वाइन करता है और वहां उसकी पार्टनरशिप होती है टाइगा कागामी के साथ, जो एक पावरफुल और टैलेंटेड प्लेयर है। कागामी स्कोरिंग और स्ट्रेंथ हैंडल करता है, जबकि कुरोको अपनी यूनिक पासिंग स्किल्स और इनविजिबिलिटी लाइक प्रेजेंस से टीम को सपोर्ट करता है। सेरेन का मेन गोल होता है जेनरेशन ऑफ मिरेकल्स के हर मेंबर को डिफीट करना और जापान का बेस्ट टीम बनना। हर मैच इंटेंस होता है, जहां अलग अलग प्लेयर्स की स्पेशल एबिलिटीज और स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। स्टोरी टीम वर्क, ट्रस्ट और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करती है। कुरोको प्रूव करना चाहता है कि बास्केटबॉल सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट नहीं बल्कि टीम वर्क का गेम है। ओवरऑल ये एनिमे एक्शन, इमोशन और स्पोर्ट्स स्पिरिट का परफेक्ट कॉम्बो है। हाजिमे नो इप्पो की स्टोरी इप्पो माकुनोची के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक शाय और बुलीड हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब एक प्रोफेशनल बॉक्सर ममोरू ताकामुरा उसे बुलीज से बचाता है और बॉक्सिंग जिम ले जाता है।
वहां इप्पो को पता चलता है कि उसकी पंचेस नेचुरली स्ट्रांग हैं और वो बॉक्सिंग ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। कामोगावा जिम में ट्रेनिंग करते हुए इप्पो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करता है। उसका ड्रीम होता है समझना कि स्ट्रांग होना एक्चुअली क्या होता है। इप्पो अपनी जर्नी में डिफरेंट ओपोनेंट्स फेस करता है, जैसे इचिरो मियाता जो उसका राइवल बन जाता है। हर मैच सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी होता है। स्टोरी ग्रेजुअली इप्पो के ग्रोथ को दिखाती है, फ्रॉम अ वीक बॉय टू अ कॉन्फिडेंट बॉक्सर। इसमें फ्रेंडशिप, राइवलरी, स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन का स्ट्रॉन्ग थीम है। ओवरऑल हाजिमे नो इप्पो एक इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स एनिमे है जो हार्ड वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड का पावरफुल मैसेज देता है।